स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्या है? आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फ़ा विद द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी की हेल्प से अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं? तो सपोज़ उसके लिए एक रिएक्शन लेते हैं हम। यहाँ पे रिएक्शन ले रखी है मैंने N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ठीक है, और ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर मुझे अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा किसका निकाला जाता है? अल्फ़ा ओनली किसका निकाला जाता है? रिएक्टेंट्स का। तो केवल यहाँ पे किसका अल्फ़ा आएगा? ए एंड बी का। ठीक है, तो अगर मुझे अल्फ़ा ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है N1/Δn इंटू डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। ठीक है, N1/Δn टी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। ऐसे ही अगर मुझे अल्फ़ा ऑफ बी निकालना है तो N2/Δn टी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे N1 N2 तो आपको पता ही है क्या है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट्स के। और डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन N4 प्लस N3 माइनस N2 प्लस N1 मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, डी टी यहाँ क्या है? डी टी है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है ना, डी टी ये हम निकाल सकते हैं mw/2। और डी नॉट है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी वो होती है जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। क्या? हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें ये जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें एक रिएक्शन 2NH3 जो कि डिकम्पोज हो रहा है किसमें? N2N3H2 में। हमें निकालना है अल्फा ऑफ NH3 इफ वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज 5, है ना। मतलब हमें क्या दे रखा है? डी नॉट एंड इनिशियली 1 मोल ऑफ NH3 इज प्रेजेंट। NH3 का इनिशियली 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। क्या रिएक्शन है? 2NH3 जो कि डिकम्पोज हो रहा है N2+3H2 में। इनिशियली T=0 पे इनिशियली 1 मोल NH3 है। ठीक है, 1 मोल NH3 है तो ये ब्रेक कैसे होगा? T= इक्विलिब्रियम पे ये होगा 1 - 2x, ये बनेगा x, ये बनेगा 3x। ये तो शुरुआत में क्या थे? 0 0 थे। ठीक है, हमें डी नॉट कितना दे रखा है? ऑब्जर्व डेंसिटी कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। और हमें क्या निकालना है? अल्फा ऑफ NH3 निकालना है। अल्फा ऑफ NH3 निकालने के लिए मुझे डी भी चाहिए। तो डी क्या होता है? मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। मॉलिकुलर वेट NH3 का कितना होता है? 17/2। कितना हो जाएगा ये? 8.5। बस अब फॉर्मूला रखना है अपने को अल्फा ऑफ NH3। अल्फा ऑफ NH3 मतलब NH3 का कोफिशिएंट कितना? 2 डिवाइड बाय डेल्टा एन। डेल्टा एन 3+1, 3+1 और -2 मतलब 4 - 2 है ना। डी टी 8.5 माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो यह आ जाएगा अल्फा ऑफ NH3 कितना? 0.7 मीन्स अगर परसेंटेज में निकालूँ तो 70%। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन करने आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है A से B+2C+D और ये D को हमें बता रखा है सॉलिड है। और इसमें दे रखा है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज 50 मीन्स हमें किसका वैल्यू दे रखा है? डी नॉट का वैल्यू दे रखा है। और मॉलिकुलर वेट ऑफ रिएक्टेंट ए हमें पूछा है और दिया हुआ है अल्फा ऑफ NH3 अल्फा ऑफ ए इज़ 10%। ठीक है, हमें अल्फा दिया हुआ है इस बार और मॉलिकुलर वेट पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या? अल्फा ऑफ ए मीन्स 10% का मतलब कितना? 10/100। अल्फा ऑफ ए इक्वल्स टू N1 मीन्स 1 अपॉन डेल्टा एन कितना हो जाएगा? 2+1, 2+1 -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 3 - 1 2 हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। और डी टी माइनस डी नॉट कितना दे रखा है अपने को? 50/50। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो डी टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी? 60। डी टी कितना है? 60। और मॉलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी पे हमें एक रिलेशन पहले से बताता है, मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट यहाँ से आ जाएगा अपना कितना? 60 इंटू 2 दैट इज़ 120। ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है A+3B जो है 4C+2D में कन्वर्ट हो रहा है। हमें रिलेशन बताना है किसमें? डी टी एंड डी नॉट में। अगर B के लिए अल्फ़ा कितना? 50% दे रखा है तो B के लिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला B के लिए लगा देता हूँ। अल्फ़ा ऑफ B कितना दे रखा है हमें? 50% मीन्स 50/100 इक्वल्स टू
एन किसका लेंगे, बी का लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3, है ना, यहाँ पे कितना आएगा 3 अपॉन डेल्टा एन कितना 4+2 और यहाँ पे 3+1, तो 4+2 6 माइनस 3 दैट इज़, एक मिनट, 6 - 4 दैट इज़ 2, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड डी टी माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट, और डी नॉट और डी टी में ही हमें रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डी नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा, डी नॉट इक्वल्स टू 3dt माइनस 3d0, है ना, 3dt माइनस 3d0, तो यहाँ से 4d0 इक्वल्स टू 3dt आ जाएगा, और dt अपॉन डी नॉट जो हो जाएगा, dt अपॉन डी नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3, ये अपना आंसर हो जाएगा, रिलेशन भी आ गया है, ठीक है, और रेशियो भी आ गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, हमने के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, तो के इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलावा कोई भी पोजीशन पे हमसे कांस्टेंट पूछा जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्शन कोएफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एक्सक्लूडिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ के, है ना, वो जो कांस्टेंट होता है वो किसका रेशियो होता है, वो भी किसका होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो उसको छोड़ के जो भी कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रिएक्शन कोएफिशिएंट, और इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए से बी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, t = 0 पे हमारे पास क्या होगा, ओनली रिएक्टेंट, ये तो होगा 0, फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये कम होता जाएगा और बी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो यहाँ जो कांस्टेंट होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे हमसे अगर पूछते हैं कांस्टेंट की वैल्यू तो उसको अपन बोल देते हैं क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू। क्यू कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, क्यू सी एंड क्यू पी, कि क्यू सी किसके लिए होगा, के सी के लिए, और क्यू पी किसके लिए होगा, के पी के लिए, ओके। और क्यू जैसे हम क्यू सी के सी एंड के पी निकालते हैं वैसे ही क्यू होगा, उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। इनिशियली क्यू क्या रहेगा, 0, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0, है ना, इनिशियली प्रोडक्ट 0 होते हैं, ये समथिंग कुछ जैसे हमने 10 माना था तो 10 ले लिया, तो इनिशियली क्यू की वैल्यू 0 है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे मतलब इसका काम क्या है क्यू का, इसका काम है हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताना, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो इसमें 3 केस बनते हैं, अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर क्यू एंड के इक्विलिब्रियम बराबर है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही है रिएक्शन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज एक हमने 3 बार ले रखे हैं यहाँ पे, जिसमें एक में लिखा हुआ है मैंने के मतलब के इक्विलिब्रियम, एक में लिखा हुआ है मैंने क्यू, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने क्यू। अब देखो, अगर क्यू की वैल्यू के से कम है, अगर क्यू की वैल्यू के से कम है तो रिएक्शन आगे जाना पसंद करेगी, क्योंकि उसको तो कहाँ जाना है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा है, क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा है, तो देखो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रिएक्शन कहाँ जाना पसंद करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसको कहाँ जाना होता है, के इक्विलिब्रियम पे। और अगर क्यू की वैल्यू के बराबर है तो यहाँ पे है रिएक्शन, तो यहाँ पे है तो इसका मतलब वो पहले से ही इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखी हुई है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 से 2NH3, ठीक है, Kc भी दे रखा है, और हमें पूछा है कि इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी अगर किसी इंस्टेंट पे N2H2 एंड NH3 का जो कंसनट्रेशन है वो कितना है, 2, 1 एंड 3। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले क्यू निकालूंगा, तो क्यू क्या आएगा, क्यू वही जैसे हम के लिखते हैं NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब, ठीक है। NH3 कितना दे रखा है अपने को 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन N2 कितना दे रखा है अपने को 2, और H2 1, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा अपना 9/2 दैट इज़ 4.5। अब Kc कितना दे रखा है अपने को 6, तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि Q की वैल्यू जो है Kc से कम है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें 2A से B + 2C, इसका Kc दे रखा है, और हमें पूछा है कि वही डायरेक्शन पूछी है, और किसी इंस्टेंट पे ABC की जो कंसनट्रेशन है वो दे रखी है 0.1, 0.2 एंड 0.4। तो अगेन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, QC, तो QC क्या आएगा, QC आ जाएगा, रिएक्शन देख लेते हैं, C का स्क्वायर B डिवाइड बाय
ए का स्क्वायर, ठीक है। सी का स्क्वायर मीन्स 0.4 का स्क्वायर इंटू बी कितना है 0.2 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3.2 और हमारे पास के सी कितना दे रखा है, के सी दे रखा है 0.03। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो क्यू सी है वो ग्रेटर देन है के सी से। जब क्यू सी ग्रेटर देन कैसी होता है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको डायरेक्शन निकालना क्यूसी की मदद से समझ में आ गया होगा और आपको आज जो मैंने इस वीडियो में बताया है आई होप आपको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो नेक्स्ट जो चैप्टर है मतलब आगे का चैप्टर है वो अगले वीडियो में प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।